चलो जी, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Mushtaq is sole proprietor of ME engaged in the business of manufacturing of different products. ME's profit and loss account shows profit before taxation of 1.8 million. अच्छा देखें, अब जब बिजनेस का जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें हमेशा से एक जो चैलेंजिंग पॉइंट रहा है ना कैफ लेवल के ऊपर, वो ये कि आपको उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर दिया हुआ होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब इससे पीछे क्या हुआ इस फिगर के साथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि जैसे अब इस सवाल के अंदर ये देखो कौन सी फिगर बताई गई इसने, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, और ये कौन सी है 1.8 मिलियन, तो इसका मतलब ये जो 18 लाख का फिगर है ये किन किन चीज़ों को ऐड और लेस करके बना है। वो डेफिनेटली जिन भी चीज़ों को ऐड और लेस करके बना है वो सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, वो अकाउंटिंग के हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग का अगर कोई कॉन्सेप्ट टैक्स लॉ से मुतसादम है, इससे मिलता नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने इस फिगर को पहले ठीक करना है, इसकी करेक्शन करनी है, ताकि वो बिजनेस इनकम बन सके जो टैक्स लॉ के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। एक, इसमें ऐड बैक कर दिए जाते हैं जितने भी एक्सपेंसेस नॉट अलाउड हैं, क्योंकि एक्सपेंस इसमें से क्या हुआ होगा, 18 लाख में से माइनस हुआ होगा ना, और इसमें से माइनस किया जाता है जो एक्सपेंसेस अलाउड हैं अंडर द टैक्स लॉज, और वो पहले डिडक्ट नहीं हुए, नॉट ऑलरेडी डिडक्टेड। ठीक है, या अगर पहले एक्सपेंस आउट हुए थे तो वो इस कानून के मुताबिक रिजेक्ट हो गए और टैक्स लॉ के कानून के मुताबिक मुझे अब माइनस करना है। ठीक है, तो पहली चीज जो इसमें बिजनेस के सवाल के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन कैफ लेवल के ऊपर आ सकती है, मैंने देखा आती है, वो ये कि स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये आइडिया नहीं मिलता कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या चीज ऑलरेडी एडलेस होने के बाद ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और फिर आगे आपको ये भी पता है कि टैक्स लॉ ने इन चीजों का ट्रीटमेंट क्या बताया है, तो फिर आप उसकी एडजस्टमेंट सही बना सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हम जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत बात भी कर लेंगे। अ रिव्यू ऑफ ME's records has revealed the following information. ME employs 5 salesmen. Rupees 22,000 per month were paid to each salesman in cash, which includes reimbursement of 6,000 per month incurred on entertainment of customers at the business premises. So इस इंफॉर्मेशन को जरा इसका वो करते हैं, सर्जरी करते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन क्या है। पहले तो ये समझ आना चाहिए ना, उसके बाद फिर उसके ट्रीटमेंट समझ आएंगे। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से आपने माइनस किया हुआ है क्या, कि 5 सेल्समैन है आपके पास और 22,000 पर मंथ वर पेड टू ईच सेल्समैन। तो हर सेल्समैन को आप एक अमाउंट पे करें, कितनी, 22,000 रुपये पर मंथ पर सेल्समैन। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस तो कुछ ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करके एक्चुअल एक्सपेंस बनेगा। और इस 22,000 में शामिल है क्या, शामिल 6,000 पर मंथ इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर। ठीक है, सो इसमें यानी इसका अगर ब्रेकअप बनाया जाए तो 6,000 एक ऐसी फिगर है जो एंटरटेनमेंट के लिए आपको रीइम्बर्स किए जाते हैं। ठीक है जी, और बाकी कितने बचेंगे, हाँ 16,000, ये एक्चुअली उसकी समझो कि सैलरी हो गई। ठीक है जी, नाउ ये जो रीइंबर्समेंट है, क्या ये सैलरी है या नहीं है? रीइंबर्समेंट हमेशा होती है एक्चुअल खर्चा करने के बाद आपको जो पैसे मिले। तो इसका मतलब रीइंबर्समेंट को हम अलाउंस नहीं कह सकते जो एम्प्लॉय को मिल रहा हो, क्योंकि अलाउंस तो फिक्स अमाउंट होती है जिसका एक्चुअल एक्सपेंस के साथ कोई ताल्लुक होता नहीं, जबकि रीइंबर्समेंट जो है वो एक्चुअल एक्सपेंस की ही होती है। ठीक है, तो ये अलाउंस तो नहीं है, रीइंबर्समेंट है। इसका मतलब ये है कि ये खर्चा किसका है, ये बिजनेस का खर्चा है जो कि एम्प्लॉय को पैसे दिए जाते हैं कि वो आगे खर्चा कर ले। ये बिजनेस का सैलरी एक्सपेंस नहीं है और एम्प्लॉय की सैलरी इनकम नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए वो खर्चा कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय की सैलरी इनकम है और बिजनेस का सैलरी एक्सपेंस है। ठीक है, नाउ ये इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है कि ये कैश में दिए गए हैं।
तो अब इसके लिए मुझे फौरन से जाके रेफर करना चाहिए किसको, जो डिडक्शंस नॉट अलाउड में मैंने रिस्ट्रिक्शंस पड़ी हुई हैं। सो मैं उसको रेफर करूंगा कि यार ये कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा कैश पेमेंट जो है, ठीक है। सो डिडक्शंस नॉट अलाउड में आप जाएंगे और आप देखेंगे कि सैलरी में क्या लिमिट बताई हुई थी जो आप कैश में पे कर सकते हैं, ठीक है। सो सैलरी एक्सीडिंग ₹25,000, ये पहले लिमिट 15,000 होती थी। और जिस दौर का ये सवाल है आई के आपके पास पेपर्स का ये क्वेश्चन है, तो वहां पे फिर चूंकि 15,000 लिमिट थी तो ये जो 16,000 है ये फिर क्या हो जाना था, ये चूंकि एक्सीड कर रहा था तो हमने क्या करना था कि 16,000 का जो एक्सपेंस है ये डिसअलाउ करना था इंटू 12 करके इंटू 5 करके। तो ये हमने इसको क्या कर देना था, डिसअलाउ। कब कर देना था, जिस वक्त लिमिट थी सैलरी की 15,000। लेकिन अभी चूंकि लिमिट बढ़ चुकी है कितनी, 25,000, तो फिर अब हमें इसके ऊपर कोई इतराज ये काम करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे जी ये जो एक्सपेंस है ये बिल्कुल ठीक हुआ है और ये जो 6,000 का एक्सपेंस है ये भी कैश में पे हुआ है। तो इसके लिए कौन सी प्रोविजन मुझे अप्लाई करनी है, एंटरटेनमेंट वाली। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नहीं कैश में पे हुआ है ना, कैश के लिए पूछा, तो कैश के लिए मुझे ये वाला देखना होगा प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इसके लिए मैं पहले देखूंगा कि भाई ये 6,000 का एक्सपेंस है, तो 12 महीने ये पे होता रहा एक्सपेंस और 5 लोगों को पे होता रहा, तो ये टोटल खर्चा जो है मेरा कितना बन जाएगा। सो इट विल बी लाइक 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 5, तो 3,60,000। तो 3,60,000 सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में अगर खर्चा हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी जो लिमिट थी, कौन सी लिमिट, 2.5 लाख को तो क्रॉस कर गया, ठीक है। लेकिन चूंकि सिंगल ट्रांजैक्शन 25,000 से कम है तो ये प्रोविजन मैंने अप्लाई नहीं कर। तो अगर अप्लाई नहीं करनी तो इससे मैंने नतीजा क्या निकाला, नतीजा ये निकाला कि भाईजान ये काम भी जो हुआ ये ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों सैलरी और जो आपका एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है इसके ऊपर कोई मसला नहीं है हमें। और विल से कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको हम साथ साथ टिक मार्क करते जाते हैं। सो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और सैलरी टू सेल्समैन है इसकी कोई एडजस्टमेंट मुझे करने की जरूरत नहीं है टैक्स पर्पसेस के लिए, क्योंकि टैक्स लॉ की किसी प्रोविजन को वायलेट नहीं किया इसने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,50,000 विच वर पेड टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चाइना। इसके लिए हमने क्या प्रोविजन डिस्कस की हुई है जी टैक्स लॉ की। हाँ, रिसर्च का जो एक्सपेंस है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इस पे हमने कहा ये था कि जनाब ये बिल्कुल हमें अलाउड होता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च की जो डेफिनेशन थी मींस एक्टिविटी इन पाकिस्तान। तो ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान में वो रिसर्च हुई हो। अभी अगर रिसर्च चाइना में हुई है तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है कितना, 1,50,000, ये वायलेट कर रहा है मेरी एक टैक्स लॉ की प्रोविजन को। तो ये एक्सपेंस एक्चुअली नहीं बनना चाहिए, इसलिए मुझे ये 1,50,000 वापस ऐड करना पड़ेगा उस प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ऐड बैक कर दूँ। सो रिसर्च एक्सपेंस को मैं इस तरह से करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट आइटम क्या है, अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स वॉज ₹65,000। अकाउंटिंग के जितने भी गेन्स हैं, लॉसेस हैं किसी भी एसेट को बेचने से, उसको मैंने रिवर्स कर देना फौरन, क्योंकि टैक्स के पर्पसेस के लिए टैक्स के गेन और लॉस कैलकुलेट किए जाएंगे। सो अकाउंटिंग लॉस है तो पहले तो आंखें बंद करके आप ये सोच लेंगे कि ये तो मैंने रिवर्स करना है, फिर आंखें खोल के इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सो 65,000 चूंकि लॉस था तो प्रॉफिट में से क्या हुआ होगा माइनस, तो मैं इसको रिवर्स कैसे करूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। और फिर उसके बाद देखते हैं कि टैक्स पर्पसेस के लिए क्या बनता है। द टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दीज पेटेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर 4,30,000 एंड दीज वर सोल्ड फॉर 5,24,000। Amortization charge to profit and loss account on these patents for the current year was 25,000। सो करंट ईयर की जो एमोर्टाइजेशन है अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए है उसको भी मुझे रिवर्स कर देना चाहिए। सो जो 25,000 की एमोर्टाइजेशन है उसको भी मैं ऐड बैक कर दूंगा क्योंकि वो एक्सपेंस आउट हुई होगी, ठीक है। नाउ अब जो मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू बताई हुई है वो देखो टैक्स ईयर के स्टार्ट की है कि एंड की है। हाँ, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दीज पेटेंट्स एट द बिगिनिंग। तो अब जो इस साल में सेल हुआ तो क्या मैंने इसकी एमोर्टाइजेशन इस साल की बनानी है या नहीं बनानी टैक्स पर्पसेस के लिए, तो उसके लिए देखना पड़ेगा ना टैक्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। सो इनटेंजिबल्स वाले उसमें आप जाओगे
नोट्स के पोर्शन में, और यहाँ पे देखें पेटेंट्स जो है वो यही है ना, ये लिखा है ना पेटेंट्स, ठीक है। और ईयर ऑफ डिस्पोजल में क्या था, नो एमोर्टाइजेशन। तो इसका मतलब टैक्स पर्पसेस के लिए मुझे इस साल की कोई एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है वही रिटर्न डाउन वैल्यू है, और कंसिडरेशन में से मैंने उसको लेस कर देना है। सो आई जस्ट फाइंड आउट द फिगर फॉर कंसिडरेशन, और इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, कौन से वाली, जो टैक्स रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट हुई है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू से कहते हैं। ओके, सो ये मुझे दोनों फिगर स्ट्रेट वे गिवन है, सवाल में मिल रही है जी। ये 5,24,000 क्या है कंसिडरेशन, और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू 4,30,000। सो कर दिया कैलकुलेट आपने, चलो काम आसान हो गया। सो 94,000 गेन है कि लॉस है, गेन है। तो हम इसको, इस गेन को जाहिर सी बात है अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे। सो ये 94,000 हमने इसमें टैक्स गेन ऑन पेटेंट्स इसको ऐड कर दिया। आगे चलते हैं जी, आसान सवाल है ना, अभी तक सबको समझ आ रहा है। रिसीवेबल्स फ्रॉम आतिफ एंड असलम विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द प्रीवियस ईयर वर रिकवर्ड, डिटेल्स आर एज फॉलोज। अच्छा जी, इसमें पहले हम जरा थोड़ी सी इसकी अकाउंटिंग डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग में बैड डेट्स के साथ क्या सलूक हो रहा होता है। जिन लोगों ने वीडियोस देख लिया उसमें मैंने थोड़ी सी अकाउंटिंग एक्सप्लेन की हुई भी है। जल्दी से यहाँ पे मैं एंट्रीज लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन, कि जिस वक्त आप सेल करते हो, कौन सी सेल, क्रेडिट सेल्स, तो आप ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेटर्स को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जब आपको इसके ऊपर डाउट महसूस होता है तो अकाउंटिंग ये कहती है कि आप इसकी प्रोविजन बना दें। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग की दुनिया में इस वक्त। तो जब भी ये डाउटफुल हो तो अकाउंटिंग ये कहती है कि आप इसकी प्रोविजन बनाओ, और आप डेबिट करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंस, और क्रेडिट करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स व्हाटएवर। सो आप लेट्स से 80 को समझते हैं कि ये डाउटफुल होगा, ठीक है जी। और जब एक्चुअल बैड डेट्स हो जाते हैं, एक्चुअल बैड डेट्स हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, अब एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि इस प्रोविजन को डेबिट करते हैं। लेट्स से एक्चुअल बैड डेट्स हो गए 70 या 80, तो 7, सो आप क्या करेंगे, प्रोविजन के अकाउंट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको आप डेबिट करेंगे कितने से, लेट्स से 70 के एक्चुअल बैड डेट्स हुए, और क्रेडिट आप किसको करेंगे, डेटर्स को। सो ये डेटर्स जिस वक्त क्रेडिट हो जाता है, ये डेटर जिस वक्त क्रेडिट हो जाता है तो इसको बोलते हैं कि डेटर क्या हो गया, आपकी किताब से राइट ऑफ हो गया, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब एग्जिस्ट नहीं करता। यहां तक ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन थी, यहां तक सिचुएशन ये थी कि आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर्स कितने से आ रहे होंगे, 80 से, और सॉरी 100 से। रिसीवेबल आपका 100 था ना, ठीक है, और साथ में एक माइनस प्रोविजन आ रही होगी, वो कितने से, 80 से। इसका मतलब दो फिगर्स आ रहे हैं, डेटर्स का फिगर बैलेंस शीट में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट नहीं हुआ अभी। यहां पे आके 70 का डेटर क्या हो गया, ऑफ बैलेंस शीट, कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल गया है, आपने उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और जिस वक्त ये एक्चुअल बैड डेट्स हो गए और बाद में सब्सिक्वेंट रिकवरी हो गई, तो फिर हम एंट्री क्या पास करते हैं, हमारे पास कैश आएगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेट्स से 60 का, जितने का भी, और क्रेडिट आप किसको करते हैं, फिर आप इनकम को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब आपकी इनकम है, ठीक है। सो ये सारी दास्तान है अकाउंटिंग की। नाउ अब टैक्स लॉ जो है वो इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखता है। सो अब हम टैक्स की जो उसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो इट इज़ द सेम, टैक्स लॉ भी कहता है ठीक है, आपने डेटर्स को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया, हम भी इसको मानते हैं। ये जो प्रोविजन आप बना रहे हैं इसको हम नहीं मानते, ठीक है। हम सिर्फ इसको एक्सपेंस उस वक्त मानते हैं जिस वक्त आप एक्चुअली डेटर को राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। और सब्सिक्वेंट रिकवरी की सूरत में टैक्स लॉ ये कहता है कि आप ये देखो कि कितना आपको, जो आपने बैड डेट्स क्लेम किया था उसमें से कितना सब्सिक्वेंटली आपको रिकवर हुआ है, माइनस उसमें से क्या कर देना है जो आपको डिसअलाउड हुआ था, इस एक्सपेंस में से जितना डिसअलाउड हुआ था। सो वो जो फिगर बनेगी उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको अपना इनकम बना लेते हैं या एक्सपेंस बना लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा आंसर पॉजिटिव आया है या हमारा आंसर नेगेटिव आया, ठीक है। सो ये कंपैरेटिव ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे जो आपको बताई गई है कहानी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि दो आपके डेटर्स हैं, आतिफ और
असलम, और इसमें देखें यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीवर्स फ्रॉम आतिफ एंड असलम विच हैड बीन रिटन ऑफ इन प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब कहाँ तक कहानी हो चुकी है, यहां तक। ये पिछले साल में हो चुका है, राइट ऑफ तक काम हो चुका। अब ये वाला काम सिर्फ इस साल में जो आपका रेलेवेंट टैक्स ईयर है उसमें ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये इस टैक्स ईयर में हो रहा है, वो रिकवर्ड डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो ये वो आपको हिस्ट्री बता रहा है जी कि क्लेम बैड डेट्स कितने थे, अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज कितने हुए। तो यहां से मैं वर्कआउट कर सकता हूं ना कि मुझे डिस अलाउ कितने हो गए थे, ठीक है। तो 2,50,000 मुझे डिस अलाउ हो गया था, और यहाँ पे डिस अलाउ कितना हो गया था, 6 लाख, ठीक है। ये मुझे अलाउ नहीं हुआ था एज एक्सपेंस, टैक्स अथॉरिटीज ने मना कर दिया। और अमाउंट जो रिकवर हुई ड्यूरिंग द ईयर वो कितनी है, 7 लाख और 4 लाख। तो हमारा जो कि ये जो सब्सिक्वेंट रिकवरी है इसका टैक्स ट्रीटमेंट टैक्स लॉ में और अकाउंटिंग में डिफरेंट है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये वाले ट्रीटमेंट को क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो जो भी सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई है उसको हमने क्या बनाया हुआ था, इनकम बनाया हुआ था 60 को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करूंगा तो इनकम से निकाल दूंगा, मतलब ये कि क्या बना दूंगा, इसको एक्सपेंस बना दूंगा ना, ठीक है। तो चलो जी, इसको एक्सपेंस बना देते हैं। सो कितना रिकवरी है, 7 लाख और 4 लाख, तो ये 11 लाख हो गया। इसको तो मैं क्योंकि ये इनकम बना हुआ था मैं इसको निकाल देता हूँ। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है जो टैक्स लॉज ने मुझे बताया है वो सब्सिक्वेंट रिकवरी की सूरत में क्या था, तो मैं जरा एक दफा रेलेवेंट स्लाइड के ऊपर दिखा देता हूँ आपको। तो सब्सिक्वेंट रिकवरी की सूरत में आप क्या करते हैं कि जो भी आपको सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई उसमें से माइनस करते हैं एक अमाउंट, कौन सी, प्रीवियसली नॉट अलाउड। तो सब्सिक्वेंट रिकवरी में से ये चीज माइनस करोगे, जवाब पॉजिटिव है तो इनकम बना दो, नेगेटिव है तो एक्सपेंस बना दो। चलो जी, सब्सिक्वेंट रिकवरी यहाँ पे कितनी है, 7 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 2,50,000, तो 4.5 लाख पॉजिटिव आंसर है। तो इसको क्या कर देंगे हम, ये इनकम बन जाएगा। और दूसरा केस में क्या है, 4 लाख माइनस 6 लाख नेगेटिव आंसर है, तो एक्सपेंस बन जाएगा 2 लाख, ठीक है जी, डन हो गया। आगे चलें। एमई has opened a sales office in Dubai. In this respect, furniture costing 8,50,000 with written down value of 6,50,000 was shifted to Dubai office. Tax written down value of furniture at the beginning of the year was 6,10,000. अब ये कुछ फर्नीचर है जो जिसके साथ क्या सलूक हो रहा है, दुबई जा रहा है, ठीक है जी। इसकी आपको कॉस्ट बताई हुई है और क्या क्या बताया हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी बताई हुई है, ठीक है जी। और क्या बताया हुआ है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू भी बताई हुई है, 6,10,000। तो पहले तो हम टैक्स लॉ की प्रोविजन देखते हैं कि टैक्स लॉ इसको क्या कहता है, इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलता है। सो इसमें हम कंसिडरेशन डिस्पोजल पे जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, लॉस डिस्ट्रॉयड नहीं है, पर्सनल यूज नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, नॉन आर्म लेंथ नहीं है, ये इफ डेप्रिसिएबल एसेट इज एक्सपोर्टेड और ट्रांसफर्ड आउटसाइड पाकिस्तान देन इट्स कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या नतीजा निकला यहां से कि जो भी कॉस्ट की वैल्यू है उसको कंसिडरेशन बना दो और माइनस कर दो जो भी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है देखें सवाल में, 8,50,000 और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 6,10,000। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2,40,000, ठीक है। अकाउंटिंग की दुनिया में ये डिस्पोजल कंसिडर नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास ही आपने ही अपनी एक ब्रांच ऑफिस को भेजा है, तो इसलिए वहां पे अकाउंटिंग में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और कोई फिगर है इस सवाल में, सॉरी इस एडजस्टमेंट में, बस ठीक है। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 5,80,450। सो अकाउंटिंग के कानून के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन है वो ये बताई हुई है, तो ये तो सीधी सीधी रिवर्स हो जाएगी। सो रिवर्स हो एक्सपेंस हुआ था, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। उसके बाद however no depreciation has been provided on following fixed assets purchased on 1 मार्च 2022। सो इन एसेट्स के ऊपर आपने कोई डेप्रिसिएशन अभी तक कैलकुलेट नहीं की, तो इसका मतलब इनकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी अभी कैलकुलेट
नहीं हुई तो हमें उसके ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना चाहिए। नीचे देखें टैक्स डेप्रिसिएशन बताई हुई भी है, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्रायर टू एडजस्टमेंट मेंशन्ड इन 6, यानी इसके अलावा टैक्स डेप्रिसिएशन बताई हुई है 456,400। तो इसका मतलब ये जो टैक्स डेप्रिसिएशन है ये तो मुझे एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है। तो 456,400 को तो कुछ भी नहीं करना, ये तो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन बन जाएगा। और जो ये एसेट्स हैं, ये जो दो एसेट्स हैं, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले किसी भी एसेट जिसको आपने डेप्रिसिएट करना है और उसका फर्स्ट ईयर है, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है, यस और नो। ठीक है, अगर तो है तो मैं उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस बनाऊंगा और वो माइनस करने के बाद फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाऊंगा। दो डेप्रिसिएशन मिलेंगी उस एसेट को जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट होगा। तो अब यहाँ पे कौन से दो एसेट्स लिखे में, एक लिखा फर्नीचर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक आइटम आ गया फर्नीचर, और दूसरा आइटम कौन सा है, यूज मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। सो यूज हुई भी है, इंपोर्टेड मशीनरी यूज्ड। ठीक है, और इनकी कॉस्ट बताई हुई आपको कितनी, 2 लाख और 5 लाख। सो 2 लाख और 5 लाख। तो हम जरा एक सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं कि अब इसमें से कौन सा एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है और कौन सा नहीं है। ये था जी एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। किस तरह से पता चलता था, नेगेटिव लिस्ट थी। अगर कोई भी एसेट इन 4 में से मौजूद है कोई, तो हम उसको एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं कहेंगे और उस पर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव लिस्ट में आ गया, तो ये तो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नो। उसके बाद यूज मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, तो यूज मशीनरी है लेकिन वो जर्मनी में यूज हुई है और इंपोर्ट हुई है, तो इसका मतलब पाकिस्तान में तो यूज नहीं हुई, तो ये इस नेगेटिव लिस्ट में फॉल नहीं करता, तो इसका मतलब ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है। अब इनिशियल अलाउंस का मसला, कि इनिशियल अलाउंस क्या होता है जी, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको वैसे रेट गिवन होगा एग्जाम में, 25% है, और इसमें एक कॉम्प्लिकेशन थी जो मैंने आपको बताई थी, हाँ, कि जितने भी एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं उन सब के लिए ऑल्दो जो लॉ के अंदर वर्ड्स लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, फॉर प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन आपने 25% जितने भी एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स होंगे सब पे कैलकुलेट करना है, सिवाय किसके, बिल्डिंग के। ठीक है, सो इसका मतलब इसके ऊपर 25% से मुझे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना चाहिए। सो 25% अगर आप इसका बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1,25,000 इसका इनिशियल अलाउंस बनेगा, और इसको हम पहले माइनस करेंगे 5 लाख में से, तो ये कितना बन जाएगा, 3,75,000। ठीक है, जिनका क्विक मैथ्स अच्छा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपके पास 2 लाख ही है क्योंकि इधर इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं हुआ। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है जी, 15%। और अगर आपने इन एसेट्स को एक्वायर किया है, ये जो 50% रूल है, ठीक है, फर्स्ट जुलाई के बाद, तो फिर जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनती है उसका 50%। तो इसका मतलब ये 15% और फिर जो जवाब बनेगा उसका 50%। तो 2 लाख का पहले आप 15% बनाओगे, फिर 50% बनाओगे, फिर वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आएगी। सो 15% बनाएंगे तो ये बन जाएगा 30,000, 30,000 का 50% 15,000। सो ये हमारी डेप्रिसिएशन हो गई। इसी तरह 375 का 15% और 50% कर रहा है कोई कैलकुलेट के, मैं ही कर ही जा रहा हूँ सारा कुछ। कैलकुलेट किया है, ज़बानी किया, अच्छा बोलो। 28,120। ठीक है, सो हम इसकी नॉर्मल ये हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन बना ली। तो अब मेरे पास जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो एक इनिशियल अलाउंस है, एक ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इन 3 फिगर्स को अब हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। सो आप इन 3 फिगर्स को जरा प्लस कर लें, तो ये क्या बन जाता है, 168,125। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनता है। तो ये डेप्रिसिएशन है, ये मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ जी, टैक्स डेप्रिसिएशन।
अच्छा, इसमें सवाल में चूंकि लॉसेस की वैल्यू कम थी, लेकिन अगर लॉसेस की वैल्यू ज्यादा हो तो फिर आप ये जो टैक्स की जो डेप्रिसिएशन है इसको डिले कर देंगे और यहाँ तक टोटल बना के पहले लॉसेस को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो लॉसेस ऐसे हैं कि जो एक्सपायर हो जाने हैं। ओके, लॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन आगे क्या है जी? एडवांस टैक्स पेड, ये तो इस्तेमाल तब होगा जब आपने टैक्स कैलकुलेशन बनानी होगी। इस सवाल में आपने सिर्फ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। असेस्ड बिजनेस लॉस फॉर द टैक्स ईयर 2015 ब्रॉड फॉरवर्ड इन 2022 8,30,000। दीज इंक्लूड अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 7,05,000। ओके जी, 2015 बिजनेस लॉस। तो क्या मालूम है आपको लॉसेस के बारे में? 6 साल तक स्लाइड पे दिखाने की जरूरत तो नहीं ना, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो इसका मतलब 2015 का अगर लॉस है तो इसके बाद 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स बनेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21। सो ये लिमिट थी जी 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स की। अब हम है टैक्स ईयर 2022 में, तो यहाँ पे तो ये लॉस नहीं आ सकेगा, लेकिन इसमें शामिल है क्या? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। कितनी है वो? 7,05,000। 7,05,000 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ये इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर एक 50% रूल भी लगता है। वो रूल क्या था वो भी जरा देख लेते हैं। ओके, सो ये 50% रूल था जी हमारे पास। क्या रूल था कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू अनलिमिटेड टाइम। Adjustment of unabsorbed depreciation shall be limited to 50% of business income. Above limit shall not apply if taxable income is less than 10 million. तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो जो टैक्सेबल इनकम है सवाल में जो बन रही है वो क्या 10 मिलियन से कम है? 14 क्या मिलियन? 1.4 मिलियन। सो 10 मिलियन का मतलब 10 लाख नहीं होगा बल्कि 1 करोड़, ज्यादा पैसों की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर ये अब बताओ 50% अप्लाई होगा या नहीं होगा? यस और नो? कब अप्लाई नहीं करते? अगर 10 मिलियन से कम हो तो अप्लाई नहीं करते 50%। ठीक है, तो ये 10 मिलियन से कम है तो इसका मतलब 50% रूल अप्लाई नहीं करना, और सारे का सारा डेप्रिसिएशन आप माइनस कर सकते हो। तो ये करके आप बिजनेस इनकम बना लेंगे। अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा होता तो 50% किसका बनाता मैं? इसका या इसका? वो टैक्सेबल इनकम का 50% बनाते, वो लिमिट होती। उससे ज्यादा अगर डेप्रिसिएशन है तो वो आप माइनस नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया? सो क्वेश्चन 1 इज डन। चलो यहाँ से आगे इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अगले क्वेश्चन जरा आसान से हैं, वो जल्दी हो जाएंगे, इसी में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? हाँ, नहीं दिया हुआ, वैसे एग्जाम में गिवन होगा, वो मेरे से स्किप हो गया। नो क्वेश्चन? चलें, थैंक यू।